हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के 1000 PYQ सीरीज़ जो अभी हमने स्टार्ट की है, जिसकी क्लास 1 पहले हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 2 को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, देखो अगर अभी तक आपने क्लास 1 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी। ऑप्शन नंबर ए है अइया जो एक वर्ण है एक नासिकीय व्यंजन है, या बी है दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देन यहाँ पे यह जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ये ए और बी दोनों सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अइया जो शब्द है बिल्कुल नासिकीय व्यंजन है। और एक और बात आपको बताया कि जितने भी मैंने बताया था आपको कि क से म वर्ण तक जितने भी जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, राइट, ट वर्ग हो गया, इनके जो लास्ट में जो हमारे जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या है अनुसार भी कहलाते हैं, राइट। उनको हम ना, जैसे अइया है इसको हम नाशकीय भी बोलते हैं। और दिल्ली में शब्द में द्वित्व जो आपको लिखा हुआ यहाँ पे द्वित्व द्वित्व व्यंजन, मतलब जैसे दिल्ली है ना, यहाँ पे दी लिखा, देन एक ल है साथ में ल है, तो ये दिल्ली। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं उनको हम द्वित्व व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन है, राइट। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्ष माने क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, मूल स्वर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि जो हमारे जैसे एक होता है ना हमारा अंतस्थ व्यंजन, एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से होते हैं? य र ल व। एक होते हैं आपके उष्म संघर्षी व्यंजन, श श श ह, ये चार हो गए। उसी तरह से जो हमारे संयुक्त व्यंजन में आते हैं कौन कौन से आते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्ष हो गया, श्र हो गया, देन ग हो गया, जिसको हम उच्चारण में वैसे मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल में आपको, राइट। तो इस तरह से आपके जो है वो चार हैं, ये जैसे त्र हो गया, ये कहते हैं ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी। ऑप्शन नंबर ए है जिन शब्दों के अंत में छोटा छोटे अ की बात कर रहा है, आए वो अकरात होते हैं। बी ऑप्शन है त का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अइया एक व्यंजन है, या ए और सी दोनों सही है। अब देखो त का स्थान तो बेटा ओष्ठ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ओष्ठ से जो बोले जाते हैं जो व्यंजन बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक आप मुझे कमेंट करेंगे, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। देन यहाँ पे देखिए जिन शब्दों के अंत में अ होता है वो अकरात होते हैं। आप देखो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको ज़्यादा समझाना है क्योंकि नए स्टूडेंट भी जुड़े होंगे। थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है अकरात, इकरात, इकरात, उकरात, उक्रांत, है ना। देखो अकरात का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अनार, अनार लिखा, अनार का अंतिम वर्ण क्या है? र है। र का मतलब क्या हुआ कि एक इसमें र व्यंजन है और इसके साथ जब अ पूरा जुड़ेगा तब बनेगा है र। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया आपको। अब देखो अब अंतिम जो हमारा स्वर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? यहाँ पे अ आ रहा है ना, तो ये अकरात होगा। कहाँ पे बेटा? अकरात। तो इसने क्या बोला कि जिन शब्दों के अंत में अ आए वो अकरात होते हैं, बिल्कुल सही है। देन यहाँ पे यहाँ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, एक आकारांत भी होता है बेटा। क्या होता है? आकारांत। अब आप बोलेंगे सर ये अकारांत क्या हो गया? अ को आ मतलब मात्रा जैसे बड़ा आ जो है अकारांत। अब ये कौन सा होगा? जो मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया सेम वही है। जो अंत में जो वर्ण होगा वो बड़ा आ की ध्वनि देगा, वहां पे बड़े आ की क्या देगा? ध्वनि करेगा वो वहां पे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं राजा, जो मैं राजा लिख रहा हूं यहाँ पे क्या है? ज को आ के मतलब ना, ज के साथ में ये भी है। अगर यहाँ पे राज होता तो ये अकरात था, अगर राजा है तो ये अकरांत हो गया। अब देखो अकरांत, इकरांत, इकरांत, उक्रांत, ये सारे जो होते हैं। अब देखो वीडियो में हम इतना तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर आप चाहें मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपकी फरमाइश के ऊपर जो है वीडियो पक्का लेके आऊँगा आपको, उसमें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि ये जो आपके अकरात, इक्रांत, उक्रांत होते हैं, जो एक वचन और बहुवचन आप बदलते हो ना, परिवर्तन करते हो, इन्हीं के ऊपर चलता है वो। मतलब ये क्या है, जैसे आपका जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो ना, उसमें आपने बॉड मास पढ़ा होगा। बॉड मास एक फार्मूला है, मतलब उसके बेस के ऊपर चलती हैं सारी समीकरणें। उसी तरह से बहुवचन एक वचन के लिए क्या होगा, जो अकरात, इक्रांत, उक्रांत होते हैं वो उनके फार्मूले हैं। समय बहुत कम है हमारे पास, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है इहलोक का विलोम बताओ।
इहलोक, ई ह लोक, इहलोक का विलोम शब्द सुलोक, परलोक, देवलोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। परलोक क्या है? परलोक इहलोक का जो है वो विपरीत शब्द है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप मतलब ऐसा करना, आपने ना हिंदी की जो आपकी नोटबुक मैंने बोला हुआ ना आपको, वो साथ में रखनी है, आपने पेन भी साथ में रखना है अपना, ठीक है। जैसे जैसे नए शब्द आते जाते हैं ना, नोट करते जाइए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं आपसे, और कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर लीजिएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कोयल का पर्यायवाची शब्द, कोयल का पर्यायवाची शब्द है, होता वंशरी, कलापी, शारी या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैसे आप ईमानदारी के साथ खुद पहले कमेंट कीजिएगा, आई होप आपने किया होगा। कमेंट भी नहीं करना है ना अगर, तो खुद थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को इतना तो आप कर लीजिए कि आप पहले आंसर दीजिए अपने आप मन में ही, राइट। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो बंसरी, कलापी, सारी, ढंग से देखना है आपने, ये जो शब्द नए नए मिल रहे हैं ना आपको, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं तभी मैंने लिया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से सजल शब्द का विपरीत है, मतलब विलोम शब्द सजल का, सजल का। अब मैंने बताया था आपको विलोम और पर्यायवाची के लिए आपकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, अर्थ अगर आपको पता है ना बेटा तो आप उसको जल्दी ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो देखो सजल का जो पर्यायवाची हो जाएगा ना वो निर्जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? निर्जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बोला तत्सम शब्द की पहचान कीजिए जी। बोला छेद, हाथ, वार्ता, उपरुक्त सभी। अब देखो थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे, तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब वो संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन कर किए हुए सीधे यूज प्रयोग में लाए गए हैं, कहाँ पे? हिंदी में। तद्भव का मतलब वो कि संस्कृत के शब्द हैं बट उनको उनमें कुछ चेंज किया गया, उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, फिर उनको कहाँ पे प्रयोग में लाया गया है? हिंदी में। इतना तो आप सबको आई होप पता ही होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो संपूर्ण हिंदी की जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जो नए स्टूडेंट है वो भी जान लें कि एक मैंने वीडियो दी है आपको तत्सम और तद्भव को लेके, ठीक है। 2 से 3 सेकंड में पता कर सकते हो आप कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। अब देखिए यहाँ पे छेद, हाथ, वार्ता, उपरुक्त सभी। देखो इसमें अगर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी शब्द जो है वो तत्सम है। कैसे? देखो वार्ता, त इधर र ऊपर आ रहा है, हाथ, देन छेद, ये सभी क्या आ जाएंगे? तत्सम आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर हाथ हस्त आएगा, हाथ का तो हस्त आएगा बेटा, हाथ को भी हम तत्सम बोलते हैं, ठीक है, ये भी तत्सम शब्द में ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो होगा ऐसे शब्द जिन पर कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कारक माने कारक, जो कारक संज्ञा की जो स्थितियां बताते हैं ना बेटा, कौन कौन से? काल, कारक, वचन, लिंग, ये क्या करते हैं? ये संज्ञा की स्थितियां बताते हैं ना हमें। तो बेटा ये कौन से होंगे? अभिकारी होंगे ना। देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनके ऊपर, वो अभिकारी हैं। और अव्ययी हैं जी, अव्ययी है इसमें। ओके, देन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेमेल शब्द पहचानो जी। और, लेकिन, परंतु, प्रेरणा। तो और, लेकिन, परंतु, ये तीनों ही अभिकारी भी लग रहे हैं, और क्या लग रहे हैं साथ में वो आप मुझे कमेंट करेंगे। डिटेल में मैंने समझाया। वो प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक संज्ञा है और ये हमारी भाववाचक में जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 200 ग्राम सोना खरीदा है। 200 ग्राम बोलता, 200 ग्राम सोना खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, निश्चित संख्यावाचक। देखो संख्या मतलब 200 भी आ रहा है इसमें, ग्राम सोना खरीदा है, ये बोल रहा है, निश्चित रूप से बोल रहा है कि 200 ग्राम सोना खरीदा है भाई। अच्छा अगर मैं आपको बोलता कि चांदी खरीदा है, ठीक है, तब बताओ आप मुझे जरा भी कौन सा होता है इसमें, कौन सा इसमें विशेषण होता, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, राइट। देन यहाँ पे है कटु किस शब्द का समानार्थी है? तितक, कटुता, तीखा या उपरुक्त सभी। वो समानार्थी बोल रहा है, मतलब माने जिसके समानार्थ होते हैं जिसके, है ना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये आप मुझे बताएंगे। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरुक्त सभी, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से अभय का अनेकार्थी शब्द है। अभय का मतलब वो देखो, भय इसमें क्या है बेटा? जो भय शब्द है वो उसमें मूल शब्द है, ये आपने समझना है पहले। अब भय के साथ उपसर्ग जोड़ दिया इसने, क्या भाई? अ उपसर्ग मैंने 1000 बार बोला है आपको कि भाई अ जो है वो नकारात्मक की जो सेंस देता है, मतलब नकारात्मक कर देता है शब्दों को, विलोम कर देता है, विपरीत कर देता है, राइट। तो अब जो मतलब भय नहीं, तो क्या बना अ से? जो भय, जिसमें भय नहीं है, तो शिव, निर्भयता, ए और बी दोनों, तो ये सी हो जाएगा। बिल्कुल जी, शिव भी ऐसे ही है जो अभय है, मतलब निर्भयता की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो सर्वनाम के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है आप सबको, है ना। वहाँ पे संपूर्ण हिंदी नए स्टूडेंट भी जुड़े होते हैं, थोड़ा उनको भी बताना पड़ता है, तो जो आप एडजस्ट कीजिएगा। देखो संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, वहाँ पे आप जाके अगर आपके डाउट हैं प्लीज़ आप गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि मैं 101% श्योर हूँ एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा जब आप वहाँ पे विजिट करोगे। अब हो रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो नहीं है, देखो उसको वो जो जिसे मैंने बहुत ही प्यार से समझाया था आपको कि वो जो सो जिसे, ये सभी क्या है बेटा, संबंधवाचक है, मतलब ये संबंध वाचक सर्वनाम में आते हैं, राइट। तो उसको क्या है, उसको थोड़ी भी होगा संबंधवाचक में, संबंधवाचक में उसको नहीं आएगा, आएगा, देखिए देख लीजिए आएगा या नहीं आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उसको ही आपका जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, बोला वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आए। देखो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बोलता कि ऐसा शब्द जिससे पूरी बात समझ में आए वो क्या है, वर्ण होता है, वो शब्द होता है, वाक्य होता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा, छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे कि मैं आपको सफल करवाने में मदद करूंगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया वाक्य यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा वाक्य है। अब देखो वर्ण क्या है, वर्ण क्या होता है, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, वो आपको इतना समझ लीजिए कि जैसे मैंने ये, अगर मैं यहाँ पे इस आपको ही लेता, सिर्फ आपको लिया मैंने, है ना, आपको मैंने बोला किसी पर्सन, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ आपको या आपको नहीं, सफल बोल रहा हूँ कि सफल, तो इससे समझ आया आपको कुछ, मैंने ऐसा बोला कि सफल। जब मैंने ऐसा बोला कि मैं आपको सफल करवाने में मदद करूंगा, तो आपको एक बात समझ आई, क्या बात समझ आई, कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि वो हमें सफल, हमारी सफलता के लिए सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। तो तब क्या हुआ, वाक्य सही हुआ। इसी का यही पूछ रहा था कि वह सब जिसे पूरी तरह से बात समझ आए तो वो वाक्य है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, वाक्यों में क्रिया के होने और जैसे करने की सूचना मिले, कि कौन से होते हैं वो वाक्य, संकेतवाचक होते हैं, विधानवाचक होते हैं, इच्छावाचक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखो इच्छावाचक तो नहीं होगा, इच्छा वाचक में इच्छा व्यक्त की होती है, संकेत में कुछ संकेत मिलते हैं उसके, विधानवाचक ही एक ऐसा क्या है क्रिया, जब जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले वो विधानवाचक होते हैं। होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन है घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, वाक्य में क्रिया का भेद पहचाने। क्या है भाई, कर्मक है, द्विकर्मक है, कौन सी क्रिया है। अब आप ईमानदारी के साथ मुझे इसका एक बार मतलब वो करेंगे, इसका रिप्लाई करेंगे, और मैं देखूंगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हद तक आपने जो है अच्छे से तैयारी की है। वो आपका इस क्वेश्चन से आपका क्या होगा, यहाँ पे अंकलन किया जाएगा, आपका एनालिसिस होगा, आपका पूरा आपकी स्टडी का भी यहाँ पे टेस्ट होगा, राइट। अच्छा ठीक है, आई होप कर लिया होगा आपने। देखिए घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, सर ने बताई थी दो चीजें जी क्रिया के लिए, पहला क्या और दूसरा किसको, ये बताया था सर ने, हाँ जी बताया था। फिर बोला था सर ने कि ये जो यहाँ पे जो क्रिया होती है, क्रिया क्या है यहाँ पे, दौड़ते, तो क्रिया से क्वेश्चन करना है कि पहला क्वेश्चन किया कि क्या दौड़ते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि क्या दौड़ते हैं, देखो अगर उत्तर मिल गया तो वो कर्मक होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक होगी। अब जैसे आपने पूछा क्या दौड़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर घोड़े दौड़ते हैं, भाई क्या से थोड़ी भी घोड़े आएगा, घोड़े जो है वो कौन से आएगा, कौन दौड़ते हैं मैदान में, कौन दौड़ते हैं, तब आएगा घोड़े। बट लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई क्या से उड़ा देंगे हम घोड़े की, कोई नहीं सर हम क्या से भी उड़ा देते हैं, मैंने कहा ठीक है आपने क्या से उड़ा लिया, पर जैसे ही आपने यहाँ देखा घोड़े तो यहाँ पे कर्ता के ऊपर है, तो जो जब प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। कौन सी होती है बेटा, अकर्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्कर्मक क्रिया करके आते हैं, बेटा स्कर्मक है ही नहीं। अब देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा अब मैं, स्कर्मक कैसे नहीं है, देखना एक सेकंड, बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, जरा आप पढ़िए वाला इसको। ये बोल रहा है कि घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, अच्छा ठीक है, ये भाई आप मतलब एक किसकी बात कर रहा है, सिंपल बात कर रहा है कि भाई घोड़े मैदान में दौड़ते हैं, क्रिया थोड़ी हो रही है कोई, ये बता रहा है कि घोड़े दौड़ते हैं भाई, तो दौड़ते हैं जैसे तो पक्षी उड़ते हैं तो उड़ते हैं वो, समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पे क्रिया थोड़ी हो रही है कुछ, ये आपने समझना है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, बाजार गर्म करना, बाजार गर्म करने का क्या अर्थ है भाई, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बाजार गर्म करने का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। जैसे मतलब कोई किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसकी उसके उसमें जो है प्रसिद्धि ले लेना या उससे कोई लाभ ले लेना, ये बात इससे समझ आती है कि जब आप बात बढ़ा चढ़ा कर करोगे तो वो बाजार गर्म करने वाली बात होगी। होता नहीं है कई बार, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी हवा बना देते हैं, तो इस तरह से होता है वो। क्वेश्चन है अंगुली उठाना
का सही अर्थ है किसी व्यक्ति की चरित्र, कार्य या निर्णय पर संख्या व्यक्त करना, मारपीट के लिए तैयार होना, संदेह करना, ये ए और सी दोनों। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। देखो किसी व्यक्ति के चरित्र या कार्य या निर्णय पर शंका व्यक्त करना और संदेह करना, ये दोनों है। संदेह करना भी आता है भाई, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अकलदंग होना मुहावरे का अर्थ है चकित होना, भूल जाना, व्यर्थ सोचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? चकित होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर देखो इसमें थोड़ा सा डिटेल में, बेटा देखो ये आपकी जो है वो रिवीजन सीरीज है, ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया भी है, तो इसमें हम थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे। रिवीजन है ना, रिवीजन करेंगे हम बस। कितनी नावों में कई बार रचना किस रचनाकार ने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, या सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान, या रामधारी सिंह दिनकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वैसे आपको हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य से प्रश्न है, राइट। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कौन से वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है? बोलता कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। बोलता अघोष है, अलप्राण है, सघोष है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका वैसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सघोष। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, मैंने बताया था आपको कि बेटा घोषत्व के आधार पर कितने होते हैं जो व्यंजन होते हैं? एक होता है आपका घोष व्यंजन और एक होता है आपका अघोष व्यंजन, अघोष, ठीक है। इस घोष को ही हम सघोष भी बोलते हैं। हाँ जी सर, सघोष भी बोलते हैं। तो ये मतलब घोष का मतलब सघोष, समझ लो। तो आप देखो जो सघोष व्यंजन थे वो कौन से थे? अघोष व्यंजन थे जो पहला और दूसरा जो प्रत्येक वर्ग का, ये मैंने बहुत डिटेल में बताया वो पहले भी आपको। और अघोष में जो है हमारे उसम व्यंजन भी आते हैं। उसम व्यंजन कौन कौन से? स, श और स। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसमें ह नहीं आता बेटा, ध्यान रखना। कभी भी आपसे अघोष व्यंजन पूछा हो और ह आपको ऑप्शन में दिया हो, सीधा गलत करके आना उसको, सिर्फ स श आते हैं, राइट। यानी इसने क्या बोला कि स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब सघोष का मतलब हुआ क्या? देखो अघोष के अगर पहला और दूसरा आता है प्रत्येक वर्ग में, अब वर्ग भी बनाना पड़ेगा, क ख ग घ न, ठीक है। अब देखो एक क वर्ग है, क वर्ग का पहला और दूसरा, उसी तरह से च वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, इस तरह से चलते हैं कौन से? अघोष। अब देखो इसमें बोल रहा है कि सघोष कौन से हो? फिर लास्ट वाले 3 4 5 जो पीछे होंगे। तो सघोष का जब आप उनका उच्चारण करोगे तो जैसे ग बोलोगे ना, ग, जैसे आप बोलते हो घ, तो घ जैसे आपने बोला तो वहां पे कंपन होता है आपकी यंत्रियों में। होप आपको समझ आया होगा। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर बाद में, राइट। तो वैसे मैंने आपको डिटेल में बताया ही है, बहुत सारी वीडियो डली हुई है, मॉक टेस्ट डले हुए हैं। अगर आपने अभी तक वहाँ पे गो थ्रू नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं कि प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, ताकि आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम होती है? अब देखो ये आपको परिभाषाओं से आ रहा है, परिभाषा भी तो पूछ सकता है ना आपसे, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे पूछेगा कि अल्पप्राण कौन है, महाप्राण कौन से हैं, राइट। तो इसने बोला कि श्वास वायु की कमी होती है, मतलब कम मात्रा की जरूरत होती है। अल्पप्राण, सॉरी यहाँ पे होगा अल्पप्राण, महाप्राण, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखो अल्प का मतलब क्या होता है, पहले समझो। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। तो और अल्प प्राण, और ये प्राण तत्वों के आधार पर है जो महाप्राण और अल्पप्राण है। ये प्राण तत्वों के आधार पर अगर हम बात करें, प्राण तत्वों के आधार पर कितने? अल्पप्राण और महाप्राण, इस तरह से होते हैं व्यंजन, राइट। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ वैसे आपको। नए जो स्टूडेंट जुड़े होते हैं थोड़ा सा उन्हें कई बार ऐसा होता है ना, उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है, तो वो आप प्लीज एडजस्ट कीजिए बीच में। तो क्या हो गया यहाँ पे? अल्पप्राण इसका करेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता श्वास वायु की अधिक आवश्यकता होती है तो महाप्राण आ जाता, पर यहाँ पे इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोलता है कि जो थ व्यंजन है ना, हमारा थ व्यंजन का उच्चारण स्थान है भाई कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। देखो ओष्ठ तो बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेट कैसे करना होता है वो भी समझिए जरा यहाँ पे ध्यान से। मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ कि भाई जो मुंह के, मतलब हमारे जो तालु जीभ के, मतलब मुंह के बीच में जो ऊपर की तरफ बीच टच होता है भाग, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा ये। अब बचा दंत्या और कंठ्या। अब देखो ये जो थ है ये किस वर्ग का है? त वर्ग का है ना। त थ बोलिए जरा, प्रैक्टिकल कीजिए। त थ द थ न। तो आपका जो जीभा है वो दंत के साथ लग रही है, तो दंते आएगा। क्या होगा बेटा? दंत्या। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ध्वंस का विलोम शब्द है विनाश, निर्माण, विध्वंस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाई। ध्वंस का मतलब होगा विनाश करना, निर्माण का मतलब क्या हुआ है? मतलब बनाना, किस चीज को बनाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा,
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ये तो प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा, इतना आसान तो आप क्वेश्चन लाते हो हमारे लिए। मैंने कहा बिल्कुल सही जी, आपका क्वेश्चन तो मैंने आसान लाए, बट एक बार आप प्लीज़ ज़रा ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है कृशानु, अमर्ष या श्लाघा, तो या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें पर्यायवाची शब्द, जरा आप मतलब ईमानदारी के साथ एक बार अपना आंसर दीजिएगा। आई होप आपने दिया होगा ईमानदारी के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, श्लाघा, राइट। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है निम्न में से खंडन शब्द का विलोम बताना है आपने जी। खंडन शब्द का विलोम बताइए जी, क्या होता है? निर्मंडन, मंडन, विखंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंडन। मंडन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बेटा? जोड़ना। खंडन का मतलब तोड़ना। जैसे मान लो एक वस्तु है यहाँ पे, इसको तोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 4 भागों में तोड़ दिया इसको, तो ये क्या हुआ? ये जो ये प्रोसेस हुआ, जो ये प्रक्रिया हुई, ये हुई खंडन। क्या हुई बेटा? ये हुई खंडन। अब मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, उसके मतलब ये पूरी वस्तु है पर टूटी हुई है, जैसे इसको मैंने जोड़ा तो मैंने इसको पूरा बना दिया, तो जो ये प्रोसेस हुआ ये हो गया आपका मंडन। क्या हो गया? मंडन। होप आपको समझ आएगा। देखो अभी तक अगर आपने किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, प्लीज़ लाइक कर लीजिए। साथ में आपका जो वीडियो है उसको आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आपका जो लाइक है ना वो क्या बताता है हमें? एक तो आपका लाइक आपकी अटेंडेंस बताता है हमें कि भाई आप आ चुके हो और आपने वीडियो देखना शुरू कर चुके हो आप, राइट। देन आपका जो शेयर है वो हमें मोटिवेशन देता है। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आपको जो आपके लिए जो चीज़ें जरूरी होती है, तब हमें पता चलता है ना कि जब ज़्यादा पर्सन हमारे साथ जुड़े होते हैं कि जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, राइट। देन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है तद्भव शब्द की पहचान करनी है जी। तद्भव माने ऐसे शब्द जो संस्कृत से जब हिंदी में प्रयोग में लाए गए हैं तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कुम्हार, चैत्र, मशक, लूक। तो देखो ये तो बिल्कुल तत्सम शब्द है। श आगे स तत्सम, धन चैत्र, त्र संयुक्त व्यंजन त्र, ये क्या तीनों क्या हो गए भाई? ये तो तत्सम हो गए। बचा कौन सा? एक ये भाई कुम्हार। कुम्हार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है खुले हाथ से दान देने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। खुले हाथ से दान देने वाले के लिए भी क्या शब्द होगा? मुक्तहस्त होगा, मुक्तदानी, मकराक्ष, देन इनमें से कोई नहीं, राइट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। मकराक्ष बोलेंगे हम उसको, जो खुले हाथ से जो दान देने वाला जो व्यक्ति होता है, राइट। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कर, वर्ण, अर्क, लज्जा। तो इसमें देखो कर, वर्ण, अर्क, ये अनेकार्थी है और मैंने बहुत बारी डिटेल भी किया हुआ इनको। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आया था मैं कि इनका भाई कौन सा ऐसा शब्द है जिसके कर, वर्ण और ये सारी चीजें जो है अनेकार्थी होती हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो अगर अनेकार्थी नहीं है तो लज्जा ही है। फिर लज्जा क्या है? शर्म। तो लज्जा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्या है? आप मुझे क्वेश्चन नंबर 129 लज्जा इस तरह से लिख के आगे लिखेंगे उसके कि ये संज्ञा है, विशेषण है, जो भी मतलब होगा, राइट। देन क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण रूप है? आदर, ईर्ष्या, कुकर्मी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कुकर्मी। कुकर्मी क्या है? कुकर्मी एक विशेषण है। आदर क्या है? ईर्ष्या क्या है? ये तो संज्ञा है ना। तो ये तो आई होप आप समझते होंगे। देन नेक्स्ट है दीर्घ किस शब्द का समानार्थी शब्द है? देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बारी मैंने इसको डिस्कस भी किया है। और ये ना जैसे जो डिफेंस के कुछ एग्जाम है, जैसे यूपी एसआई की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूँ, इनमें सब में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये रहा आपको होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन, राइट। तो आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है निम्न में से चर्चा शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा भाई? समालोचना, विचार विमर्श, आलोचनात्मक टिप्पणी या उपयुक्त सभी। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो चर्चा, चर्चा माने विमर्श, राइट। तो समालोचना भी तो होगा, बिल्कुल होगा। विचार विमर्श, हाँ जी आएगा। आलोचनात्मक टिप्पणी, अब देखो समालोचना और आलोचनात्मक टिप्पणी मतलब इसका यही होगा, तो ये भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, राइट। क्वेश्चन है हमारा किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी वाक्य में, जो वाक्य दिए गए हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा बोल रहा है। कौन सा वाक्य है भैया साहब पहचानिए जरा। बोल रहा वह खुद को मार रहा है। अब देखो पहले आपको पता होना चाहिए निजवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ खुद, स्वतः, आप भी आता है, बट आप जब वहां पे आता है जब आप मतलब किसी एक अपने ऊपर की बात हो रही हो। जैसे एक तो आप हम दूसरों को बोलते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, एक हम बोलते हैं कि मैंने अपने आप वो किया।
तो जब उसकी सेंस आएगी ना कि आपने आप वो किया, तो तब हम उसको जो है निजवाचक में लेते हैं आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे क्या था, आप भला तो जग भला, ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। अच्छा ठीक है, वह खुद जा रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे समय में आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। देखो नहीं हुआ है पूछा है बेटा, ऐसा नहीं पूछा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिसमें हुआ है, इसने पूछा कि जिसमें नहीं हुआ है। अब देखो ऐसे समय में आप साथ ना दोगे, इसका मतलब समझ रहे हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि अगर जो मेरा कठिनाइयों भरा समय है, अगर उस समय में आप, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है, ये प्रश्न बोल रहा है इस प्रश्न को कि भाई मेरे कठिन समय में अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। समझ रहे हो, आई होप समझिए होंगे आप। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से करेंगे। और मैंने डिटेल में आपको बताया, एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर कंफ्यूजन होती है, अगर नहीं देखा एक बार वहां विजिट कीजिएगा। ऑप्शन में आते हैं, हम जिम जा रहे हैं, उसमें धैर्य की कमी है, यहाँ आओ, आप यहाँ आओ, पुस्तक कौन लाएगा। बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें नहीं होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसमें नहीं है, अरे पुस्तक कौन लाएगा, सीधी बात है। कौन और क्या क्या है, कौन और क्या है, कौन क्या किसको, ये भाई सीधे प्रश्नवाचक में जाते हैं। तो ये थोड़ी भी आ गया पुरुषवाचक में। देखो हम किसका बनता है उसमें, और आप, ये सभी क्या हैं पुरुषवाचक में। होप आप समझे होंगे। पुरुषवाचक में क्या क्या था, उत्तम पुरुष था, मध्यम पुरुष था, अन्य पुरुष था, ये आपको वैसे पता होगा, राइट। देन क्वेश्चन हमारा, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको मैंने एक पहले भी आपको बताया था, तो ये आपने मुझे बताना। देखो इसमें इनमें से कोई नहीं, ये भी एक ऑप्शन है ना, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इस कर्म क्रिया को पहचानो जी। बाज उड़ता है, ठीक है जी। राधा नाचती है, बिल्कुल सही है। वे हॉकी खेल रहे हैं, अच्छा जी। देन बच्चा रोता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करने थे, दो क्वेश्चन करने थे, क्या और किसको। वर्ब को पकड़ो, उड़ता क्रिया है, पूछा क्या उड़ता है, आपने बोला बाज उड़ता है। सर यहाँ पे आंसर आ रहा है बाज, बेटा बाज तो कर्ता की जगह के ऊपर है, तो उड़ता है अगर तो उड़ने दो उसको, ये नहीं होगा, ये अकर्मक होगी क्रिया। आपने कर्मक पहचाननी है। राधा नाचती है, नाचती है क्या नाचती है, मैंने बोला, आपने बोला कि सर क्या नाचती है, पूछा तो बोला कि राधा। राधा क्या से नहीं आएगी, राधा कौन से आएगी, कौन नाचती है। मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपको, कौन से आएगी बेटा। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार उस पर्टिकुलर जो आपका शब्द होता है उसको देखिए कहाँ पे है वो। ये कर्ता की जगह के ऊपर है, यहाँ देखो राधा कहाँ है, कर्ता के स्थान के ऊपर है ना, राधा ही नाच रही है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर राधा नाचती है तो यहाँ पे राधा जो अकर्मक आएगी क्रिया। वे हॉकी खेल रहे हैं, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा गंदा हो गया इसको माफी चाहूंगा। ये वे हॉकी खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं, और आपने क्वेश्चन किया कि क्या खेल रहे हैं भाई, आपने देखा कि हॉकी, आंसर मिल गया आपको फाइनली। अगर आंसर मिल गया तो वो ये आपका करेक्ट हो जाएगी, इस कर्मक क्रिया हो जाएगी आपकी, राइट। आई होप समझिए होंगे आप। देन नेक्स्ट है हमारा, बांछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ है, अत्यंत प्रसन्न ना होना, काम पूरा हो जाना, खिलखिलाकर हंसना, या अत्यंत दुखी होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलखिलाकर हंसना। या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि चेहरे के ऊपर एक, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मुस्कान जो होती है ना, एक प्यारी सी मुस्कान, समझो, मतलब प्रसन्नता के साथ एक हल्की सी मुस्कान जो होती है, या उसके फिर हम हंसते हैं उस मुस्कान के साथ में, जब हम हंसते हैं ना उसको बोलते हैं बांछे खिलना। आई होप समझिए होंगे आप। देन नेक्स्ट है, लोकिती व मुहावरे में क्या अंतर होता है जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन डाल दिया सर। लोकिती पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। अच्छा जी, लोकिती व मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य है और लोकिती वाक्यांश है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा, मैंने बताया था कि लोकिती पूर्ण वाक्य होती है, पूरा वाक्य लिखा होता है लोकिती में। जब कोई भी लोकिती होती है ना तो उसमें पूरा वाक्य लिखा होता है, जबकि मुहावरे शॉर्ट होते हैं। जैसे मान लो आंखें दिखाना, आगे निकलना, समझो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये आपने समझनी है। आपको परिभाषा से भी यहाँ वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है मुहावरा ही पूछेंगे आपको कि मुहावरा पूछ लिया और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया अगर, तब तो आपने बहुत ही रेडी होके जाना मेरे बच्चे, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कर लीजिए आप, राइट। सभी जितने भी पर्सन देख रहे हैं अभी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन है, कल ही खुलना मुहावरे का। देखो मुहावरा आया ना, छोटा सा आ गया। देखो मैंने बोला था कि जो आपकी लोकिती होती है वो बड़ी होती है, बड़े मतलब कहावत होती है, वो पूरा लिखी होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कल ही खुलना का मतलब क्या हुआ, कली का खिलकर फूल बन जाना, क्रोध करना, रहस्य प्रकट होना, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें रहस्य प्रकट हो जाना। कई बार होता है कि कुछ चीजें रहस्य में ही होती हैं, समझो। तो जब उसका रहस्य से पर्दा निकल, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं ना कि पर्दा निकल जाता है जब, समझे, मतलब रहस्य प्रकट जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम कल ही खुलना। होप आप समझे होंगे। देन हाथों हाथ गुड़ बिक गया, अच्छा ठीक है।
वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। अभी बेटा कौन क्या है इसमें क्रिया विशेषण, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, बहुत बारी करवाया हुआ मैंने, और इजी क्वेश्चन है। 140 आगे आपने ए बी सी जो भी इसका आंसर होगा आपने डालना है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, जो जीभ से नहीं बोला जाता है, च झ त, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अपना ऑप्शन नंबर सी। देखो बेटा च जो च वर्ग च छ ज झ, च वर्ग के जितने भी जो हमारे वर्ण है वो क्या है, तालु। तो जो नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा, जो नहीं पूछा हुआ है तो नहीं कौन जाएगा, त। अब आप देखो त वर्ग त थ द ध न, तो ये त किस वर्ग का है ये आपको पता है, दंत्या। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हर वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन, वाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हर वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन होते हैं, हर एक वर्ग के, वर्ग की जब बात आती है तो क से लेके म वर्ण तक हमें बताना होता है। अब देखिए जरा, अल्पप्राण, महाप्राण, दीर्घ या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, महाप्राण। मैंने बताया था आपको बेटा, महाप्राण में जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे क से लिख क ख ग घ ढ, तो इसमें क्या होगा, दूसरा, मतलब ये दूसरा ख आया, चौथा यही आएगा ना सम। इसमें मैंने ट्रिक बताई थी आपको बेटा महाप्राण के लिए, जो पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट देखा ना, महाप्राण के लिए बोला था ना कि जो सम, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना अपना, हाँ सम ही बोलते हैं हम इसको, सम संख्या के ऊपर जो आता है। सम संख्या कहाँ पे सर, सम संख्या जो वर्ग है पूरा, जैसे ये पूरा वर्ग है, 5 वर्ण है इसमें, 1 2 3 4 5, तो एक तो विषम हुआ, दूसरे के ऊपर ये आ गया, और चौथे के ऊपर है तो चौथा घ, ये जो घ है ये भी क्या होगा, ये भी हमारा महाप्राण में जाएगा, तो ये महाप्राण हो गया। और जो विषम संख्या के ऊपर बचते हैं, याद रखनी है आपने, ये नोट कीजिए इस बात को, यहाँ पे अल्पप्राण जो विषम संख्या के ऊपर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं सारे। और एक और बात भी याद रखनी है बच्चों ने यहाँ पे साथ में, क्या सर, महाप्राण में बच्चों क्या होता है, महाप्राण में जो हमारे उष्म व्यंजन होते हैं ना बेटा, जो हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं वो सभी आते हैं, पर एक बात याद रखना, उष्म व्यंजन सब आएंगे इसमें, श श श, सर ह भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ह इसमें आएगा, किसमें, महाप्राण में आएगा, बट अघोष में नहीं आता। अघोष में सिर्फ और सिर्फ ये तीनों आते हैं, ह नहीं आता वहां पे। ये आपने थोड़ी सी चीजें, छोटी छोटी चीजें, अगर छोटी छोटी चीजें आप याद रखते हो ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, और एग्जाम आपकी जो है वो छोटी छोटी जो बातें होती है ना आपकी, वही आपका एग्जाम जो है वो क्लियर करवाती हैं, राइट। देन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, भाई बताओ। ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत सारे बच्चों का पता है क्या कमेंट होता है, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पे कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, वो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। बट बच्चे बोलेंगे कि सर आपने भी बताया कि महाप्राण में, अगर मैं बात करूँ जो महाप्राण होते हैं ना, कि सर आपने बताया कि महाप्राण में तो जो आपके जैसे सम संख्या के ऊपर होते हैं वो आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। और आपने ये भी बताया कि अघोष की अगर मैं बात करूं तो अघोष पहला और दूसरा होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर यहाँ पे तो पहला ये आ रहा है, क भी पहला ये अघोष पूछा हुआ है ना यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सर क भी तो यहाँ पे, अघोष की बात हो रही है तो क भी तो यहाँ पे आ रहा है बेटा, एक बात समझना जरा ढंग से, यही बात है, इसी चीज को तो आपको मुझे बताना है, तभी तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ, कैसे समझिए अब। निम्न में से अघोष महाप्राण ध्वनि की बात कर रहा है कि जो अघोष भी है, व्यंजन जो अघोष भी है और वो महाप्राण में भी आता है, महाप्राण में भी आता है, तो वो कौन सी ध्वनि है। अब देखो बेटा, मैंने बताया था ना महाप्राण में जो आएगी वो तो सम संख्या वाली आएगी ना, तो यहाँ पे ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल देखो, इसको समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा समय क्यों लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क और ख दोनों ही किए जाएंगे बेटा, अघोष आएंगे, ये हमारे अघोष हैं। अब इसने पूछा कि अघोष महाप्राण जो ध्वनि है, महाप्राण की जब बात की ना पुत्र बेटे, तो यहाँ पे महाप्राण में सम संख्या के ऊपर ख और घ, यही है ना सम संख्या के ऊपर, ये पांचों के ऊपर जाएगा, ये तीसरे के ऊपर आएगा, ये पहले के ऊपर आएगा, तो ख और घ ही आएंगे। तो ख आ रहा था यहाँ पे, तो इसने बोला अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी बेटा, यहाँ पे ख, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है शीत का विलोम शब्द बताना है जी आपने, शीत का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, राइट। देन यहाँ पे लिखा हुआ है वसुधा का पर्यायवाची है अमृत, कीर, विपुला, सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विपुला क्या है, वो वसुधा का विपरीत शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द है, माफ कीजिएगा। देन नेक्स्ट जो है आपका वो है निम्न में से धवल शब्द का विलोम है, धवल, धवल का विलोम क्या होगा, इसमें क्या होगा धवल का विलोम, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा मलिन। क्या होगा बेटा, मलिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2 से 3 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ये मैंने प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन लिए हुए हैं, ऐसा मत समझिएगा कि आपको अपने आप खुद बना के तैयार किए हुए हैं, नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दर्प, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, देखो फिर से आ गया क्वेश्चन दर्प का। दर्प बेटा अहंकार, पर्यायवाची शब्द क्या होगा इसका? अहंकार। अभिमान, राइट। देन नेक्स्ट जो है वो है सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। बोलता कोई नियम है और सामान्य नियम से विरुद्ध जब बात हो जाती है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? विवाद बोलते हैं उसको, संवाद, निशा या अपवाद। भाई ये तो अपवाद ही होगा। सामान्य नियम से विरुद्ध कैसे होता है ना, कुछ चीजें अपवाद होती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कुछ पक्षी ऐसे हैं वो उड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो, तो कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो भी पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। कुछ जैसे जो अपवाद, जैसे चमगादड़ है ना, चमगादड़ क्या है? चमगादड़, चमगादड़ क्या है? चमगादड़ अपवाद है। समझ रहे हो कैसे अपवाद है, वो आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? अनेकार्थी नहीं है जो, ये पहचानना है आपने, और ये आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। तीक्ष्ण, अपकर्ष, हरि, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अपकर्ष इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण रूप है, मतलब विशेषण पे जानना है आपने। देखो नैतिक, अज्ञान, पीड़ा, उपयुक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक क्या है बेटा? नैतिक जो है वो विशेषण है। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि जो यहाँ पे पीड़ा लिखा हुआ है ना, पीड़ा, पीड़ा क्या है? कौन सा विकारी शब्द है पीड़ा? कौन सा विकारी शब्द है? अब मुझे इतना मैं आपके ऊपर विश्वास कर ही रहा हूं कि आपको ऐसा पता होगा कि विकारी शब्द क्या है। ये आपको समझ आ चुका होगा आज तक, वैसे बहुत बारी मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। क्वेश्चन है हमारा, गरीब दिवस किस शब्द का समानार्थी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे गरीब और दिवस, तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें समान अर्थ निकल रहा हो, जिनका मतलब इस तरह से अर्थ निकल रहा हो, गरीब दिवस इस तरह से, दिन दिन, देन दिन दीन, देन दीन दीन, देन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें, दीन दिन। दीन दिन क्या होता है? अब देखो लाचार भी आएगा इसमें, लाचार शब्द भी यूज होगा इसमें। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कंठक का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पहचानिए जी। कंठक, विघ्न, सोना, कांटा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर देखो नहीं है पूछा है यहाँ पे बेटा कि कंठक का जो अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कंठक का अर्थ क्या होता है बेटा? कंठक का अर्थ होता है बेटा कोई मुसीबत, या जिसको हम कांटा या इस तरह से बोल सकते हैं हम। तो देखो विघ्न, विघ्न को मुसीबत में ले सकते हैं, कांटे को भी ले सकते हैं। इनमें से कोई कैसे नहीं होगा जब दोनों है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसने नहीं पूछा कि नहीं है जो, तो यहाँ पे भाई सुनना ही है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बोलता है, एक सेकंड, मुकेश को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे। क्या बोल रहा है कि मुकेश को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था। तो इसमें हम सो सॉरी, देखो बच्चों थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा वैसे मैं अच्छा हूं पर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुकेश को आप शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, वाक्य में रेखांकित शब्द की पहचान करनी है आपने। अविकारी शब्द है, रेखांकित शब्द कौन सा है बेटा? यहाँ पे अपशब्द है, अपशब्द। अविकारी शब्द है, सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है? क्या है अपशब्द? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे, और मैंने बहुत बारी करवाया भी है आपको। आप मुझे होमवर्क में बताएंगे इसको। देखो रिवीजन कर रहे हैं ना हम, तो कुछ आप भी हेल्प करेंगे साथ में, मतलब हम सब साथ मिलकर चलेंगे, ठीक है। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पहचानना है जी। आज बारिश होगी, सोहन अच्छा लड़का है, वह नकल करने में होशियार है, स्कूल का काम कर लो। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भाई सर्वनाम का प्रयोग हुआ है कहाँ पे भाई? यहाँ पे वह लिखा हुआ है कि वह नकल करने में होशियार है। क्या बोल रहा है कि कोई है जो नकल करता है, क्या करता है? नकल। और नकल करने में भी क्या है? होशियार है, होशियार बनता है वो, नकल करने के बाद वो होशियार भी बनता है। तो ये यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, बोलते हैं कि राम शर्मा बहुत ईर्ष्या करता है, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद है। देखो यहाँ पे ईर्ष्या बेटा, यहाँ पे ईर्ष्या लिखा हुआ है ना, देखो ईर्ष्या मैंने बताया था ना आपको, ईर्ष्या, लोभ, प्रेम, नफरत, क्रोध, राइट। ये सारी चीजें कहाँ पे जाती है? भाववाचक में जाती है सर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मक क्रिया पहचानो। पारुल निबंध लिखती है। अच्छा लिखती है, लिखती क्या है? क्रिया। क्या लिखती है? निबंध। बिल्कुल उत्तर हमें मिल चुका है कि भाई वो निबंध लिख रही है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं। पानी बरस रहा है,
रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। पर पानी तो भाई कर्ता की जगह के ऊपर है, तो यह अकर्मक होगी। मैं चला, चला जी कहाँ चला? क्या चला? पता नहीं जी क्या चला। मैं चला तो फिर वो तो आपका कर्ता की जगह के ऊपर है, तो ये भी अकर्मक होगी। वह नहाता है, नहाता है, क्या नहाता है? वह थोड़ी भी आएगा क्या से, वो तो कौन नहाता है वो तब आएगा। बट अगर आ भी गए तो वह किसके स्थान के ऊपर है? कर्ता के। तो जब कर्ता के स्थान के ऊपर होता है तो अकर्मक होगी। देखो इतना डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई भी पॉइंट ना बच जाए कि जिससे आपके एग्जाम में आपको जो कुछ परेशानी हो, राइट। तो आपका क्या बनता है इसके लिए? आप लाइक कर लीजिए ना, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। आप शेयर नहीं करते हो, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, जो जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ पे उन हैंडल्स के ऊपर आप शेयर कीजिए ना, आपके जो फ्रेंड होंगे उनको भी हेल्प मिलेगा इससे। समझ रहे मेरी बात? देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है, बोलता है आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ है। आदमी जैसा दिखना, काम पूरा हो जाना, अच्छा व्यवहार सीखना या अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन करना। अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। अच्छा व्यवहार सीखना क्या है? आदमी बनने के बराबर। जैसे बोलते हैं ना, कई बार बड़े लोग बोलते हैं कि अब कुछ आदमी बन गया है, मतलब उसने कुछ अच्छे आचरण किया है अच्छी चीजों के ऊपर, राइट। देन नेक्स्ट है आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ है आसमान फट जाना। भाई अचानक मुसीबत आ पड़ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, या जैसे बोलते हैं ना कि ये कोई आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो। समझ रहे हो ना, जैसे दो बच्चों में लड़ाई होती है तो जो मदर होती है ना, जो माताएं होती हैं, वो दोनों बच्चों में जैसे लड़ाई होगी तो फिर जो दो बच्चे होंगे, एक बोलता है कि मैया मैंने नहीं किया है, दूसरा बोलता है मैया मैंने नहीं किया है। तो जो मैया होती है वो बोलती है कि दोनों को, किसी को भी, कि तुम दोनों ही ना दूध के धुले नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? इस तरह से आपने चीजें समझना है मुहावरों को। निर्दोष होना, निर्दोष होना मतलब दूध के धुले नहीं हो तुम भाई। अगर नहीं हो तो मैया ये बोल रही है कि तुम दोनों कुछ ना कुछ तो तुमने जो है कुछ ना कुछ किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझे ही होंगे आप। देन नेक्स्ट है, और उसके बिना, हाँ, और एक साथ में एक मुझे ना कमेंट आया था, बहुत प्यारा कमेंट आया था स्टूडेंट का। स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप जैसे हिंदी पढ़ाते हो और साथ में आप बोलते हो कि जैसे आई होप आपको समझ आया ही होगा, और कुछ आप इंग्लिश के वर्ड भी बीच में करते हो, तो आप क्या हिंदी पढ़ा रहे हो? ऐसा कौन करता है भी, हिंदी पढ़ाते हैं और फिर इंग्लिश में आप बोलते हो? बेटा देखो बेटा, आपको मैं बताना चाहूँगा, हिंदी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना बेटा, है ना। वैसे मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं वीडियो के बीच में आपको काम करवाती दफ़ा कुछ ऐसी बातें करूँ, बट मुझे ध्यान आया एकदम से। कहाँ से ध्यान आया मुझे? यहाँ से ध्यान आया कि आप बोल रहे हो कि जैसे वो जो शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा, मैंने हिंदी पढ़ाते हुए कभी आपको ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे होप, ऐसे मैंने पढ़ाया नहीं आपको। जैसे मान लो सर्वनाम लिखा हुआ तो मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई ये प्रोनाउन है, और जैसे संज्ञा को लिखा हुआ कि ये नाउन है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए तो मुझे आपको उत्तर देना जरूरी था। समझ रहे हो? मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि मैं आपको इसके लिए प्रत्युत्तर दूँ। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आपको गरिमा होनी चाहिए। आपको जब आप कमेंट कर रहे हो, आपके कमेंट से ऐसा लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो, राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जस्ट कमेंट, किसी का कमेंट आया मैं पढ़ूँ उसको, फिर मेरे मन में ऐसे विचार आया कि यार ये कमेंट आया तो आया, पर जो बच्चा इस तरह से तैयारी कर रहा है वो क्या तैयारी कर रहा होगा जिसका मानसिक स्तर जो इतना नीचे है। समझ रहे मेरी बात को बेटा? तो आपने इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है बेटा। पढ़ने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर हट के एक अच्छे सभ्य आदमी बने। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, प्रश्न की तरफ आते हैं क्योंकि प्रश्न जरूरी है, राइट। 160 हमारा क्वेश्चन जो है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द की पहचान करें। अब संबंध बोधक क्या होते हैं? देखो समझिए मेरी बात को पहले। तुम उसके कुछ बिना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वैसे ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो आप ईमानदारी के साथ, बी ऑनेस्ट, आप मुझे इसका जवाब दोगे। पहले आप जो कमेंट करोगे, इसका क्या होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ और ये आता है क्वेश्चन, पक्का आता है क्वेश्चन। तो ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों ने कि बेटा आप जब कमेंट करोगे तो 160 इस तरह से लिखना है आपने प्रश्न को बेटा, है ना। प्रश्न के बाद लिखना है आपने ABCD जो आपका आंसर होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी। बोलता हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोला जी, ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटे? कौन कौन सी होती है? अब देखो बी ऑप्शन है आवृतमुखी होता है, देन सी है अमध्य स्वर है, देन डी है ए व सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा बेटा, ध्वनियाँ जो है, इसमें बोला कि हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। देन इसमें बोला कि यहाँ पे आ जो है वृत्तमुखी होता है, नहीं, आ जो है वो आवृत्तिमुखी होता है। आवृत्ति, वृत्तमुखी का मतलब वो जैसे जब हम उनका उच्चारण करते हैं, ऊ बोल रहा हूँ मैं ऊ, तो ऊ हमारा वृत्त की वो ले रहा है ना, होंठ हमारे। अब जो अमध्य स्वर है ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है आपका है
निम्न में से अंग्रेजी ध्वनि है, अगर अंग्रेजी ध्वनि है। अब देखो बच्चों, ये मेरा कसूर नहीं, ये क्वेश्चन है आपको ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा मत बोलना कि सर ने अब अंग्रेजी पढ़ा दिया हमें, ठीक है। देखो अंग्रेजी ध्वनि का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिए आप सब, जो नए जुड़े हुए वो भी और जो पुराने वो भी। अंग्रेजी ध्वनि का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर, क्या लिखा हुआ बेटा, डॉक्टर। तो यहाँ पे कई बार कुछ शब्द देखे होगा आपने हिंदी में, जैसे डॉक्टर यहाँ पे है ना, कोई यहाँ पे जैसे रॉकेट ऐसे लिख देते हैं, रॉकेट को नहीं लिखते यहाँ पे, एक सेकंड, जैसे डॉक्टर के साथ में ही बहुत सारी चीजें ऐसी जिनमें हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये डॉक्टर लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ पे ये लगा हुआ, जो चंद्र लगा हुआ, सिर्फ चंद्र लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है समझ लो, कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी से जब उनका यहाँ पे हिंदी में प्रयोग किया गया, तो जब उनको लिखा गया तो वो अंग्रेजी ध्वनि है, मतलब डॉक्टर को लिखते हैं, उनकी आवाज भी ऐसी होती है ना, डॉक्टर की आवाज इंग्लिश में भी। ये तब लिख रहा हूँ बेटा जब यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो जब भी आप ऐसा देखें कि किसी किन्हीं शब्दों के ऊपर जब आप इस तरह से चंद्र, सिर्फ चंद्र, चंद्र बिंदी नहीं, चंद्र चंद्र लगा होता है, वो क्या होते हैं, वो हमारे अंग्रेजी ध्वनि होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी। प जो है वो तालव्य व्यंजन है, अच्छा। ए और ए कांट तालव्य है। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर, अच्छा जी। देन बी है, बी और सी। देखो ये भी आपको होमवर्क के लिए क्यों दे रहा हूं, रिवीजन बेटा, मैं आपको तब बोल रहा हूं। देखो इसमें मैंने कितने क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके लिए, समझिए पहले। इस क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है, 6 कॉन्सेप्ट की, 6 कॉन्सेप्ट आप एक साथ में करोगे इसको, जब आप उसका आंसर दोगे। बट अगर आप नहीं दोगे, मैं यहाँ दे दूंगा, तो फिर वो आप हो सकता है आप इसको स्किप कर दें। तो आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है हमारा गुप्त का विलोम शब्द प्रकट। देन नेक्स्ट है हमारा कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा जी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्ष, प्रवीण और निपुण, ये तीनों ही क्या होते हैं भाई, कुशल, कुशलता को दर्शाते हैं तीनों ही, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऐहिक, बहुत ही बार मैंने करवाया हुआ है। देन ऐहिक क्या है, ऐहिक, तो इसका जो क्या पारलौकिक हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, राइट। देखो बेटा, पढ़ाते समय मुझे ऐसा रहता है कि मैं जितना आपको पढ़ा सकूँ, क्योंकि बीच में मुझे बातें करना अच्छा लगता है। बट हाँ, अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट फिर भी रह जाता है ना बेटा, जैसे आपका कोई डाउट रह गया किसी क्वेश्चन को लेके, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम कमेंट में जरूर उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, राइट। आपको हर एक कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सकता है सेशन को। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से अभ्र, ये लिखा हुआ जी शब्द, बोलता है इसका पर्यायवाची शब्द पहचान करनी है आपने। धाराधार, घन, बादल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपने जो है वो कुछ नया शब्द सुना होगा यहाँ पे, बिल्कुल जी, ये इसका पर्यायवाची है। तो आपने हिंदी की नोटबुक में नोट करना है इसको। देन नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय माने जो पीछे लगते हैं, उपसर्ग माने जो आगे लगते हैं, किसके, जो शब्द होता है हमारा कोई भी। तो यहाँ पे प्रत्यय, यहाँ पे उपसर्ग। अब सावधानी में आपने प्रत्यय पहचाना कि नी है, ई है या बड़ी ई है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बड़ी ई इसमें क्या है, प्रत्यय है। और सावधान इसमें क्या है, मूल शब्द है। क्या है बेटा, सावधान जो है वो मूल शब्द है। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है जहां आबादी ना हो वहां के लिए सही शब्द है। जहां पे आबादी ना हो, निर्जन, निर्जन, निर्जन का मतलब क्या हुआ, देखो जन, निर्जन कैसे बना, देखो निर्जन लिखा हुआ ना यहाँ पे, ऐसे निर्जन लिखा हुआ पूरा, मतलब निर का मतलब हुआ नहीं है, ठीक है, और जन का मतलब हुआ लोग, जहाँ पे लोग नहीं है, निर्जन। आई होप समझ आया होगा आपको। देखो मैंने बताया आपको कि जैसे नीर हो गया बेटा, कु हो गया, अ हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो क्या करते हैं, वो विलोम कर देते हैं किसको, जो उपसर्ग हैं वो विलोम कर शब्द का जो अर्थ होता है उसको वो विलोम कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ आपको, अगर आपने उपसर्ग भी पढ़े हो अच्छे से, तो उपसर्ग की सहायता से भी आप जो है विलोम शब्द में भी आपको सहायता मिलती है वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण रूप में है, भाई कौन सा है, लकड़पन, घबराहट, कठोरता, उचित। इसमें करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ किस शब्द का समानार्थी है, किनारा, प्रयोजन, अंतिम, विज्ञान। देखो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। काठ का मतलब क्या होता है, वैसे काठ का मतलब वैसे लकड़ी होता है, लकड़ी से लेते हैं। बट हाँ, कई बार हम इसको अंतिम किस में लेते हैं, एक आपका ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्यों लेते हैं इसको, क्योंकि सही आंसर तो इसका यही है वैसे करेक्ट आंसर। देखो इसको ना अंतिम उसमें भी लेते हैं हम, अंतिम जो परिणाम होता है ना उसमें भी इसका अर्थ को लेते हैं। तो काठ का जो समानार्थी आएगा वो अंतिम भी आएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अज, अज शब्द का अनेक अर्थ है भाई, कामधेनु, बकरा, एबीसी दोनों, ए बी दोनों या नरसिंह। होमवर्क ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। 4 5 5 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, 5 क्वेश्चन आपको जो करके लाने मतलब बताना है मुझे, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए मुझे जो वीडियो देख रहा है, राइट। तो वो क्योंकि अगर आप इसको दोगे तभी आप भी अपने आप को टेस्ट कर पाओगे ना कि आपका जो तैयारी है वो कैसी है।
क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। तुम्हें अब खाना खा लेना चाहिए, कि तुम्हें अब रोटी जो है खा लेनी चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। रेखांकित पद में कौन सा पुरुष है? अब इसमें रेखांकित तो यहाँ पे किया नहीं है, तो टाइपिस्ट ने थोड़ा गलत कर दिया है। अच्छा ठीक है, चलो अपने आप बना लेते हैं फिर। इसने बोला कि रेखांकित पद में कौन सा पुरुष है, मतलब पुरुष की बात हो रही होगी। तो जब तुम्हें लिखा हुआ है तो यहाँ से आएगा ना पुरुष, यहाँ पे अब खाना खा लेना ये तो आएगा नहीं। तो तुम्हें जो है वो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम, द्वितीय, अन्य या उत्तम? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? तुम्हें, मतलब वो बोल रहा है कि तुम्हें अब, तो वो द्वितीय की मतलब वो मध्यम पुरुष की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 173 का क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन है, क्या वीर को अंडरलाइन किया कि वीर हॉकी खेलता है? क्या वीर हॉकी खेलता है? क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे टाइपिस्ट जी। वाक्य में रेखांकित पद को पहचान करे, तो यहाँ पे विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, बिल्कुल संज्ञा आ जाएगा और व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। वीर, ठीक है। नेक्स्ट है, वह एक सप्ताह बाद नहाया। अच्छा, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे बाद ही आएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया पहचाने। बदलना, सोना, जगाना, पढ़ना। भाई जगाना, क्योंकि प्रेरणार्थक क्यों है? जगाना, मतलब जगाया ना किसने, दूसरे के द्वारा जब काम हो रहा है तो जगाना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। माथे के बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना। लज्जा महसूस होना, लज्जा महसूस ना करना, सिर दर्द होना या पसंद करना। तो भाई लज्जा महसूस करना ही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। इसका सही क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका, एक नई मुसीबत पड़ जाना। देखो पहले ही आसमान से गिरा बेचारा कोई, और फिर जैसे ही गिरा तो नीचे जो है खजूर का पेड़ था उसके ऊपर अटक गया, समझ रहे हो? तो एक नई मुसीबत आना जो है ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतारनी। इसका जो लोकिती है इसका सही अर्थ क्या होगा? देखो ये लोकितियाँ है, ये आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप करके लाओगे। नेक्स्ट है, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो। वाक्य के लिए एक शब्द है, सद्भाव, वैवाहिकी, वसंधा, क्या है ये? वंध्या। अच्छा ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तो विवाह से रिलेटेड होती है, देन ये जो है इसका मतलब जो होता है, और ये आपका जो इसमें आपको वैसे करेक्ट आंसर तो यहाँ पे लग रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो वो डाउटेड है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही रखेंगे, डाउटेड है, इसको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। अदरवाइज वैसे यहाँ पे एग्जैक्ट कोई वर्ड बोला नहीं गया इसमें, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है जी। घ अघोष व्यंजन है। अच्छा, अ मध्य स्वर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया है। भ जो है महाप्राण व्यंजन है, बिल्कुल सही है जी। और ए और बी दोनों, मतलब ये क्या घ जो है वो अघोष व्यंजन है? नहीं जी, अघोष व्यंजन तो हमारे फर्स्ट और द्वितीय होते थे। तो घ तो कहाँ आ रहा है? क ख ग घ, चौथे नंबर के ऊपर आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन की पहचान करनी है। ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अल्पप्राण व्यंजन जो है द ही होगा। भाई छ और थ तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? मैंने बहुत ही अच्छे से बताया आपको अल्पप्राण के बारे में, एक बार करके देखिएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो है, निम्न में से गलत पर्यायवाची समूह की पहचान करो। अच्छा, गलत पर्यायवाची समूह, आग, अग्नि, अनल, बिल्कुल सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, हाँ जी ये गलत है, तो होल्ड कीजिए। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, इसमें पुस्तक नहीं होगा। यहाँ पे पर्वत की जगह यहाँ पे गिरी भी दे सकता है ना, यहाँ पे वो गिरी को भी पहाड़ ही बोलते हैं हम। अभ्यंतर का विलोम शब्द है, औसत, अवधा, बहिमुख, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो सेशन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट में भी जरूर बताइएगा, राइट। दीर्घ, ये तो रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, ये आप वैसे होमवर्क से करके लाइएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें बताने की है आपको वो तो बताऊँ। मृषण शब्द का विपरीत शब्द है, रुक्ष, उन्नत, निरुत, ये इनमें से कोई नहीं, तो रुक्ष हो जाएगा। मृषण का मतलब होता है चिकना, जैसे कुछ मतलब जैसे चिकड़ वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे जो रुक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। पूछ रहा है, अखरोट, अखरोट जो होता है ना खाने वाले, शब्द के तत्सम रूप की पहचान करो। भाई ये हिंदी तद्भव शब्द है ना अखरोट, हाँ जी सर तद्भव ही है इसका, भाई ये हो जाएगा अखसोट। अगर आपको ध्यान हो ना संस्कृत की जो हमारी पुरानी कक्षाएं थी, छोटी कक्षाएं थी हमारी 10 तक, उसमें एक हमें वो था, उसमें अक्षोट और काष्ठकूट करके एक पक्षी होता है, आई होप आप जानते होंगे वैसे, तो वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था। अब देखो वो हमें यहाँ पे अभी काम में आ रहा है, तो पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं आपके काम में जरूर आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय शब्द की पहचान करनी है जी। अव्यय शब्द विद्यालय, नहीं जी ये तो विकारी शब्द है। मोटा, अमीर, और इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या है इसमें अव्यय शब्द है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो बच्चों ये थोड़ा सा फिर रिवीजन की है ना बेटा, तो फिर थोड़ा सा जल्दी भी चलना ही पड़ता है। क्यों? अगर
यहाँ पे जो आपके जैसे अगर मैं दूसरी क्लासेस की बात करूँ तो वो ऐसा होता है कि उनमें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपका रिवीजन ही होता है तो फिर लंबी भी होती है ना क्लास 100 क्वेश्चन की, तो मैं समझता हूँ कि आप एडजस्ट कर लेंगे। बेमेल शब्द की पहचान कीजिए अब आप। अचरज, अटारी, आलस, शोभन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। ये तो सभी वैसे हैं पर अटारी इसमें जो है वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? राक्षस, अतिरंजित, आना, कौन। देखो विशेषण की बात पूछ रहा है तो अतिरंजित हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट सॉरी, कौन सा समूह भौरा तथा सहेली को बताता है? भौरा और सहेली के बारे में कौन सा समूह बता रहा है? पहचानिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका देखो अली आली है और आना आना, आना जाना है, आदि आदि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अली आली। क्या हो जाएगा बेटा? अली आली। आपने कुछ गाने भी सुने कि उसमें अली अली भी बोलते हैं, राइट? तो ये भी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि वहाँ से क्या सीख रहे हो आप। भौरा या सहेली को बताता है तो आली। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कलुष शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नहीं है ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से रखना है वहाँ पे जब पेपर में आपने जाना है, तो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे पेशेंस के साथ पढ़ना है आपने। लास्ट में ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा। पाप, अपवित्र, पीड़ा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीड़ा। कलुष का जो अनेकार्थी शब्द जो नहीं होगा वो क्या होगा? वो पीड़ा नहीं होगा, राइट? देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा आपका, हाँ कलुष का पीड़ा, बिल्कुल पीड़ा ही आएगा। देन नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कीर्तन, लिखना, कविता या कुछ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ना। कुछ भी कौन सा सर्वनाम आएगा ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। यहाँ पे लिखा हो ओह वह झूले से गिर गया। अच्छा, वाक्य का पहचान करनी है आपने। संकेत वाचक है, विस्मयवाचक है, संदेह, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है। ओह जैसे आपको ये लगे ना यहाँ पे ओह, जैसे हम बोलते हैं ना कई बार आपने एक उसमें रिटर्निंग रील्स या कुछ ऐसे होते हैं उसमें बोलते हैं ओम फो, समझ हो जो ओम फो बोला जाता है ना, उससे आप समझे क्या? उससे आपने सुना तो बहुत बारी वो ओम फो, तो उसके बाद क्या लगता है? वो लगता है विस्मय, वो आता है विस्मयवाचक में क्या समझ रहे हैं आप ओम फो से आपने कि ओम फो जो है आपको क्या बताता है कि वो एक विस्मयवाचक की बात हो रही है वहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन शब्द बताना है भाई। भीड़, दर्शन, नेतागण, इनमें से कोई नहीं। भाई मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप मुझे बताओगे कमेंट में कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। 195 में आपने बताना है कि सर यू आर रॉन्ग और राइट, राइट? देन ये आपको बताना है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है, अनिरुद्ध सेब खा रहा है। वाक्य में कई जगह पे बताना है भाई। सेब खा रहा है, खा रहा है, रहा है, क्या खा रहा है? सेब। उत्तर हमें मिल चुका है। कर्मक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुक्का मार भरना का सही अर्थ है सेवा करना। समझ रहे हो? देखो अब ये जो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आपने गलत उसमें लेना कि हुक्का भरना है या हुक्का पीना है या कुछ भी, ऐसी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बट इसका सेंस समझाता हूँ मैं आपको कि क्यों इसका अर्थ ऐसे लिया जाता है। मतलब मुहावरे का तो अर्थ ही वो है ना कि जो हमारे पुराने पूर्वजों के टाइम से जो चीज़ें बोली जा रही है। देखो हुक्का भरने का मतलब होता है कि जैसे मान लो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे जो मतलब मेहमान आते हैं ना घर में, तो हुक्का एक मतलब सम्मानीय चीज़ होती थी कि जो भी मेहमान आएंगे तो उनको हुक्का देना है और उसको भरना है या जो चीज़ें करनी है। तो जब आप उस काम को करोगे उनके अनुसार, वो चीज़ सम्मान का कार्य था उनके अनुसार। वैसे समझकार लोगों के अनुसार ये सम्मान का कार्य नहीं होगा कि किसी को हम हुक्का भर के दे, राइट? बट उनके अनुसार जो है ये सम्मान का कार्य था। तब बोलते थे कि जब वो भर के देते थे तो वो जो पुराने पूर्वज थे वो मानते थे कि यार ये सेवा कर रहा है, तब बोलते हैं उसको सेवा करना। आई होप समझे होंगे आप। नेक्स्ट है, टेढ़ी खीर का सही अर्थ है एक लोकिती है, ये एक मुहावरा है या खीर का अधूरा पकवान। अच्छा, इनमें से कोई नहीं। क्या है एक टेढ़ी खीर? टेढ़ी खीर आपका जी मुहावरा ही है, ये लोकिती नहीं है, मुहावरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बोलता सदा एक समान, एक जैसे, हमेशा एक जैसे होते हैं ना कि कुछ चीज़ें परिवर्तनशील होती है, कुछ चीज़ें बदलती है समय के साथ में जल्दी जल्दी, ठीक है? देन यहाँ पे कई बार होता है कि सदा एक समान, जो एक जैसा रहता है, राइट? तो अब उसके लिए लोकिती है, बोलता तू डाल डाल में पात पात, मार मार कर हकीम बनाना, सावन हरे ना भादो सूखे। अच्छा, इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिर। एंड आज की वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सभी किताबें डाक से भेजी गई, वाक्या कर्ता की कर्ता ये नहीं होगा। टाइपिस्ट जी थोड़ा आप भी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा देखिए ना, आपने गलत कर दिया है। कर्ता इस तरह से लिखा जाएगा, बोला कि कर्ता की पहचान करनी है आपने कि कर्ता क्या है इसमें। सभी कर्ता है, डाक है, कर्ता लोप है इसमें, या इनमें से कोई नहीं। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आप चलो होमवर्क भी क्या, मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए आपको, इसको समझाता हूँ अच्छे से आपको, ठीक है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने बहुत कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, बहुत ही मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा है।
और बहुत ही जरूरी भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कर्ता लोप है इसमें, इस क्वेश्चन में कर्ता लोप होगा। इस तरह के आप ना कुछ वाक्य बनाइएगा, उसमें देखिएगा, देखो सभी किताबें डाक से भेजी गई। अब इसमें कर्ता पहचानो नहीं है, पहचान पाओगे, इसमें कर्ता लोप है। अब कर्ता के बारे में अगर आप कन्फ्यूजन है ना आपको कुछ, तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। देखो आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो चुकी है, देखो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन होता है हमारे लिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके सजेशन मतलब कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन के ऊपर हम अच्छा उतरें, राइट। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन आपको प्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।